मैं इसलिए कहूंगा कि बीजेपी गई इस बार। जो हम नारा दे रहे थे कि साउथ साफ और उत्तर हाफ, वो पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं हूं यासर मलिक। आज आरएसएस ने भी अपना हाथ खींच लिया। आरएसएस ने वोटिंग नहीं कराई है। मैं कई राज्यों की रिपोर्ट लेने के बाद आपके सामने बैठा हूं। आरएसएस के तमाम लोग घरों से नहीं निकले। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको जाने दो। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। हुई है तो बिहार में 46% के आसपास, राजस्थान में 50% के आसपास। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं गहरी उदासीनता है, लोगों के अंदर निराशा है, इसलिए नहीं निकले हैं। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। कहीं पर बहुत ज्यादा वोट पड़े तो कहीं पर वोट प्रतिशत बहुत कम रहा। खास तौर पर जहां पर बीजेपी की राज्य में सरकार है, उन प्रदेशों में बहुत कम वोट प्रतिशत रहा। पहले चरण के बाद अब बीजेपी की हाथ पांव फूलने लगे हैं और वहीं गोदी मीडिया के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि बहुत कम वोटिंग प्रतिशत आया है, जिस पर सभी राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं गोदी मीडिया के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। गोदी मीडिया भी अब बीजेपी से किनारा करने लगी है। आज जो डिबेट हुई है उस डिबेट को देख कर जाइए। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो धज्जियां ही उड़ा दी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की। तो वहीं पर अंजनम कश्यप भी आज सुधांशु त्रिवेदी को बचाने में नाकाम रही, क्योंकि आज वो भी जो है बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रही थी, खामोश थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि पहले चरण के बाद अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए, किस तरीके से आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई हैं। आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए बम्पर वोटिंग, मतलब आप सोचिए कि जलपाईगुड़ी में 79.3% वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए अति उत्साह, यूपी में 55-56, लेकिन बिहार में सिर्फ 46% वोटिंग। ये क्या कह रहा है? आपकी पार्टी से कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर राज्यवार आप इसका विश्लेषण करें तो चीजें बहुत साफ है। पश्चिम बंगाल में अभी तक जैसा चुनाव हुआ है, तो पूर्व में जितनी घनघोर हिंसा की वारदातें हुई थी उसकी तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर नियंत्रण है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की जिस प्रकार की तैनाती है और सतर्कता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मतदाता को यह लगा हो कि भय मुक्त होकर चुनाव किया जा सकता है, वोट की जा सकती है। तो यदि भय अपेक्षाकृत कम रहा होगा, भय उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, तृणमूल की सरकार के द्वारा, परंतु यदि थोड़ी भी सुरक्षा का अनुभव और आश्वस्त होता है मतदाता, तो यह भी मान लीजिए इसका अर्थ होता है कि बड़े बदलाव की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में लोगों ने सहा है, मैं ये मानता हूं कि अगर 77%, 79% और 80% की वोटिंग हो रही है, तो सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बड़ी संख्या में वोटिंग बड़े बदलाव और बड़ी प्रतिक्रिया का प्रतीक होता है। अब आइए दूसरे राज्यों में मैं कहना चाहता हूं, आइए बगल में बिहार में वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो सकती कि जब भाजपा, जदयू और जो हमारे एनडीए के घटक दल हैं, इनके सामने अगर आप देखें तो सामाजिक समीकरण और वोट प्रतिशत के हिसाब से कहीं पर कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। दावे चाहे जो भी किए जाएं, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई खास वोट है नहीं, लेफ्ट के पास कोई खास वोट है नहीं, कुल मिलाकर सब कुछ राजद के वोट के ऊपर ही रहना था। तो कई बार लोगों को लगता है यथास्थिति है, तो हो सकता है इस कारण से, यथास्थिति के कारण उतनी रुचि न दिखाई पड़ती हो, या कम से कम इतना तो जरूर मानना चाहिए। राहुल गांधी जी जो करंट कह रहे थे ना कि बड़ा भारी करंट है, तो अगर करंट होता है तो फिर तो उनके हिसाब से तो, और जो लालू यादव जी कह रहे थे, फिर यह मत प्रतिशत नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस जिस करंट के ऊपर आश्रित नजर आता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन, उस करंट का जो पावर हाउस है रामपुर, अगर वहीं करंट का वोल्टेज इतना कम नजर आ रहा है, तो फिर खुद समझा जा सकता है कि जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें कितना भारी अंतर है। अब जी रुक जाइए, आलोक जी आपके पास आते हुए मेरा प्रश्न आपसे यह है कि उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, आप भी अपना लॉजिक देखेंगे। पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं चूंकि इस बार रिजर्व फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस वहां पर तैनात थी, लोगों में ज्यादा विश्वास आया, इसलिए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। जबकि बिहार में, यूपी में वो अपना एंगल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी कहते थे कि करंट है, वो रामपुर उसका प्रतीक है और वहीं पर वोल्टेज कम नजर आ रहा है। दोनों पर आपका जवाब और आपकी पार्टी का क्या आकलन है? ये जो कम वोटिंग और बहुत कम 46% सिर्फ बिहार में है, इसको आप कैसे देखते हो? और टीएमसी
आपकी जहां पर शासन में है पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये जो पहले वाला लॉजिक दिया गया है वो तो पूरी तरह से ही निरस्त है। अगर बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस ने काम किया तो क्या बिहार और यूपी में काम नहीं किया? क्या वहां पर उन्होंने लोगों को रोक दिया वोट डालने से? तो मैं समझता हूं कि सुधांशु भाई शायद अपने लॉजिक को पूरी तरह से खुद ही निरस्त कर चुके हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेस वहां पर बंगाल में अच्छा काम कर रही हैं तो क्या यूपी में पाकिस्तान से कोई फोर्स बुलाई हुई थी क्या, कि जो अच्छा काम नहीं कर रही थी? और अगर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की वजह से डर खत्म हो गया तो क्या यूपी और बिहार में डर हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए, जहां पर भी पूरा आप आकलन करके देखिए, बीजेपी के रूलिंग स्टेट जहां पर हैं, आप देखिए किस तरह से बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दोनों का अगर वोट परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे तो 8 से 10% का डिफरेंस है। यूपी में, बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर पोलिंग परसेंटेज, वोट परसेंटेज कम है। मैं इसलिए कहूंगा कि बीजेपी गई इस बार। जो हम नारा दे रहे थे कि साउथ साफ और उत्तर हाफ, वो पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहली चीज तो जो प्रधानमंत्री जी के जो निम्न स्तरीय भाषण हैं, वो अब लोगों के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई नहीं जगा पा रहे हैं उत्साह। जिस तरह की आज की भाषा अभी जो आज तक पर मैं देख रहा था, 2 शहजादों की जोड़ी, फिल्म की शूटिंग, प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम पर चले गए वापस, तो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री को नजर आ गया है कि केवल वही एक पोलराइजेशन का ही रास्ता बचा है। आपने बार बार कहा कि किस तरह से यहां पर बदलाव के लिए वोट हो रहा है। अरे भाई, बदलाव कैसे होगा वेस्ट बंगाल में? तमिलनाडु में बदलाव कैसे होगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है क्या? ये तो चुनाव जो है वो केंद्र सरकार के लिए है। तो क्या केंद्र सरकार के लिए बदलाव के लिए आप कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज एक स्पष्ट आंकड़ा दिखाई देता है अंजना जी, कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर 8 से 10% वोट कम है। सबसे पहला आंकड़ा। दूसरा, जिस तरह से मोदी फैक्टर और राम मंदिर के भरोसे केवल और केवल के मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे, आज पूरा बीजेपी का वर्कर शिथिल हो गया है। बीजेपी के वर्कर को समझ आ गया कि ऊपर वाले लोग भ्रष्टाचार करेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा खाएंगे और हमारी वर्कर्स की कोई कदर नहीं होगी। आज आरएसएस ने भी अपना हाथ खींच लिया, आरएसएस ने वोटिंग नहीं कराई है। मैं कई राज्यों की रिपोर्ट लेने के बाद आपके सामने बैठा हूं। आरएसएस के तमाम लोग घरों से नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको जाने दो। मोदी की सरकार गई। आज का जो पहला फेज था वो निर्णायक फेज था इनके लिए, और वो इंडिकेशन ये कर रहा है कि पूरी तरह से, जैसे राजस्थान में 12 सीटें हैं, 12 की 12 बीजेपी के पास थी, आज 7 से 8 सीटें कांग्रेस पक्के तौर पर जीत रही है पहले फेज में। जी, अब आपके पास आते हुए यही सवाल का जवाब, मैं तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूं। बिहार 46%, पश्चिम बंगाल 77%, मतलब जलपाईगुड़ी जैसी जगहों पर 80% को छूता हुआ वहां पर वोट परसेंटेज। तमिलनाडु में 66% के आसपास वोटिंग। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये क्या वाकई कुछ संकेत दे रहा है? गर्मी की वजह से नहीं निकले, या उदासीनता सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से? क्या मतलब, इसको कैसे एनालाइज आप करते हैं? देखिए, इसमें एक चीज तो मैं शशि जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि वोटर में कम से कम उदासीनता हमको दिखाई पड़ रही है, और वो उदासीनता कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर आप 4-5 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, और इसके अलावा अगर आप देखें मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अकेला, उत्तर प्रदेश अकेला है जहां पे ऐसा लगता है कि जो पिछली बार जितनी पोलिंग हुई थी लगभग उतनी ही पोलिंग इस बार होती हुई दिखाई पड़ रही है। 57.54, और पिछली बार की जो पोलिंग थी, मतलब पूरे चुनाव की लेता हूं 2019 की, तो उसमें 59.21% था। लेकिन बिहार में पिछली बार पूरे चुनाव में 57.33% पोलिंग हुई और इस बार 46.32। और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान देखें तो पिछली बार 66.34, पूरे चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बार 50.22। मैं ये मान के चलता हूं कि जब आखिरी नतीजा आएंगे तो इसमें कम से कम 2% का इजाफा सारे पोलिंग बूथ में होगा, क्योंकि आखिरी नतीजा आते तक 2% से 3% तक का इजाफा हो सकता है। तो राजस्थान से जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे जाटों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहां नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।
बिहार के अंदर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसकी वजह से भी वहां पर कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिहार में 10% का फासला होना और कम से कम 8% का फासला होना, यह दिखाता है कि ना तो लोग किसी को जिताने के लिए निकले हैं, ना ही लोग किसी को हराने के लिए निकले हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इसमें ना तो सत्ता पक्ष बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैठ सकता है और ना ही विपक्ष। दोनों के लिए चिंता का सबब है और दोनों के लिए ही दिक्कत पैदा होने वाली है। अब ये गर्मी की वजह से है या कहीं कोई नाराजगी है, उदासीनता है, ये कहने वाली बात, क्योंकि आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम लोग भी जब दिन में निकले तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो लोग गर्मी की वजह से भी ना निकले होंगे। लेकिन उदासीनता तो बिल्कुल दिखाई पड़ती। जैसे अगर आप मणिपुर चले जाएं, मेघालय चले जाएं, त्रिपुरा में देखें, सिक्किम में देखें, पुडुचेरी देखें, असम देखें, JNK देखें, वहां पे भारी मात्रा में 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। तो बिहार में 46% के आसपास, राजस्थान में 50% के आसपास, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं गहरी उदासीनता है, लोगों के अंदर निराशा है, इसलिए नहीं निकले हैं। ठीक है, निराशा किस बात से, किसके खिलाफ? कभी कभी जिस तरीके का सिस्टम चलता रहता है, निराशा दोनों तरफ से हो सकती है। निराशा सत्ता पक्ष से भी हो सकती है, निराशा विपक्ष से भी हो सकती है। क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो या तो सत्ता पक्ष से होंगी कि भाई पिछले 10 साल में आपका काम था, बहुत अच्छा हुआ, चलो हम आपको वोट देने के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर वो निराश है तो भी नहीं निकलते, क्योंकि लगता है वोट देके क्या होगा। विपक्ष से जिनको उम्मीद थी कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, सरकार को हराने के लिए एकजुट होगा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगा, अगर विपक्ष से भी नाराजगी होती है तो भी लोग नहीं निकलते उस तरीके से। क्योंकि लोग कहते हैं करेंगे क्या, विपक्ष को वोट दे नहीं सकते, सत्ता पक्ष के पास हम जाना नहीं चाहते। तो दोनों तरफ से बराबर की बात होती है इसमें। सुधांशु जी, अब आपके पास दोनों के कमेंट पर आपका जवाब, और साथ ही देखिए बिहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं भी ये मानती हूँ कि जिस तरह की गर्मी थी, यहाँ मोबाइल बंद हो जा रहा था खुले मैदान में गांधीनगर में कि टेम्परेचर इज टू हाई, मोबाइल कैन नॉट वर्क। तो किस तरह की गर्मी है देश में वो देखी जा सकती है। 5 से 6 बजे मुझे भी लगता है कि 2-3% कई जगहों पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन बिहार को और राजस्थान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये दो ऐसे राज्य हैं जो आपके लिए क्रूशियल हैं। एक सीट छोड़ बिहार में आपने पिछली बार सभी सीटें जीती थी, राजस्थान में सभी सीटें जीती थी। ऐसे में इतने कम वोटर्स का निकलना, एक डायरेक्ट कोरिलेशन क्या वोटिंग पैटर्न में उनकी उदासीनता से जोड़ा जा सकता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अभी पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए, अभी और आपको आंकड़े मिलने वाले हैं। पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है कि 6 बजे तक भी जो लोग, आखिरी समय तक भी जो लोग लाइन में लग जाएंगे, उन्हें वोटिंग का मौका मिलेगा। तो हो सकता है बहुत से लोग थोड़ा सा धूप कम होने के बाद आए हो तो 2-3% यहां बढ़ सकता है। परंतु मैं तीनों लोगों के बारे में जो टिप्पणी करना चाहूंगा, देखिए आलोक जी तो अद्भुत बता दिए, वो तो आरएसएस के अंदर क्या बात हो रही है और आरएसएस ने क्या प्लानिंग कर ली है और आरएसएस क्या डिसाइड कर ली है। ऐसा लगता है कि नागपुर के केशव कुंज में से बैठक करके आ रहे हैं। वो तो इतना बढ़िया विश्लेषण देने लगते हैं। अब जो कुछ बोला आशुतोष जी ने, मैं विश्लेषण से सहमत हूं। जो शशि शेखर जी ने बोला कि कई बार जब वोटिंग प्रतिशत कम होने पे हमें यह भी देखना पड़ता किन क्षेत्रों में मत प्रतिशत क्या रहा, किसका कंपैरेटिवली ज्यादा रहा या कम। जो आशुतोष जी ने बोला उस विश्लेषण को अगर देखें तो जो हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि उत्तर हाफ और साउथ साफ, तो भैया आशुतोष जी की बात माने तो आपका तो प्लग ही ऑफ कर दिया। उन्होंने तो कहा उदासीनता है, तो करंट नाम की तो कोई चीजें नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से भी उदासीनता हो सकती उनके विश्लेषण में, और प्रतिपक्ष से भी। मैं यहां दूसरी बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, प्रतिपक्ष का रवैया इतना नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना नजर आता है, चूंकि लोगों को लगता है कि अब इसमें कोई संभावना ही नहीं है, तो कई बार निर्णय एक फोरगॉन कंक्लूजन हो जाता है। अब मैं यहां कहूं, बचपन से आज तक हम जो विश्लेषण देखते आए हैं, अंजना जी, हमेशा राजनीतिक विश्लेषक दो बात कहते हैं। यदि काफी कम पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इससे कमिटेड वोटर वाली पार्टी को लाभ होगा। यदि ज्यादा पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इसका मतलब वो चेंज लाना चाहते हैं। अब कह रहे हैं प्रदेश का चुनाव नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं 2009 के मुकाबले 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई थी, 7-8%, 73 सीटें आई थी। अब आप कह रहे हैं राजस्थान में पिछली बार ज्यादा क्यों हुई थी? राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी थे। अब अगर कह रहे हैं तमिलनाडु में वो ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में तो सारी सीटें उनकी जीती हुई हैं, तो वो अपनी सीट पे ज्यादा वोट करके बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये तर्क समझ में नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं बंगाल में ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो वो तो अब ममता जी तो साथ में नहीं है कांग्रेस के,
तो वो कांग्रेस के पक्ष में इतनी हवा आ गई, मतलब राहुल गांधी का करंट ऐसा चल रहा है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट न करके ममता जी को वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता इसको समझती। तो मेरा विश्लेषण पुनः ये है कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, आप कह रहे हैं वहां परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां रिएक्शन है, और उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को उदासीनता है और मुख्यतः विपक्ष के नजरिए से, इसलिए उनको लगभग स्पष्ट नजर आ रहा है कि निर्णय क्या होने जा रहा है। इसलिए भी हो सकता है लोग कम आए और कमिटेड। आलोक जी, वो जो पारंपरिक तरीका है उस पर अपना फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, जी सुधांशु जी, पारंपरिक जो तरीका है उस पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कम मतदाता निकले हैं क्योंकि वो सत्ता से खुश है। जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ज्यादा निकले हैं वहां की पार्टी के खिलाफ, क्षेत्रीय दल के खिलाफ। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि वहां की राज्यों के खिलाफ अगर चुनाव होता, राज्यों का चुनाव होता, तो मैं इस तर्क को बिल्कुल स्वीकार करता। लेकिन जब राज्यों का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि मैं इस तर्क को दरकिनार करता हूं। लेकिन आज की जो बात है वो पूरा एक पैटर्न आ रहा है। हिंदी बेल्ट, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हिंदी बेल्ट में वोट परसेंटेज कम होना और उदासीनता होना और भयंकर उदासीनता होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब लफाजी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं ये बताता है कि झूठ के जो भाषण हैं उनका प्रभाव नहीं हो रहा है। अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री आज भी विपक्ष को ही कोस रहे हैं। तो ये उदासीनता का मूल कारण जो है वो ये है कि भाजपा जो है वो 2-3 लोगों के हाथ में आ गई है और वो लोग केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कन्हैया लाल के नाम पर आपने वोट मांगा तो वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन अब किस बात पर वोट मांगेंगे? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। इसलिए कहीं ना कहीं मतदाता के अंदर जो उदासीनता आई है उसका मूल कारण है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के फरवरी में कहा था कि छुट्टे जो जानवर हैं, पशु हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने भाइयों बहनों मित्रों उसका फार्मूला ढूंढ लिया है, 15 दिन में समाधान हो जाएगा। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई, उनको योगी जी भी याद आए हैं अभी भाषण में। अभी तक योगी जी याद नहीं आ रहे थे। आज मुझे लगता है कि उनकी कास्ट, जाति, धर्म, तमाम जो पैंतरे वो चलते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए। 50, 52, 55% वोट परसेंटेज हो रहा है जिस वोटिंग लिस्टों के फिल्ट्रेशन के बाद भी, तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गलत चीज है ये, और ये इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ठीक है। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। पहले चरण के बाद जहां पर बीजेपी की राज्य में सरकार है वहां पर वोट प्रतिशत कम रहा। खासतौर पर बिहार में 46% वोट पड़े, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और इसी वजह से सभी लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी अपने दावे किए हैं कि बीजेपी का अब सुपड़ा साफ हो सकता है और पहले चरण के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ सकती है। तो वहीं पर जब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो पहले आपने डिबेट में देखा होगा कि गोदी मीडिया की एंकर उनको बचाने के लिए कूद पड़ती थी। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद अब गोदी मीडिया की एंकर भी बीजेपी प्रवक्ता को बचाने के लिए नहीं आगे आ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है कि अब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है पहले चरण की वोटिंग के बाद। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आपको पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर से केंद्र में सरकार बीजेपी की आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें।